बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और या मकबूल जान के साथ। नाजरीन, अमेरिका के अंदर जो प्रेस है वो पाकिस्तान के हवाले से क्या चीज़ें शाया कर रहा है, पाकिस्तान की तारीफ़ किस अंदाज में की जा रही है। कल भी हमने अपने प्रोग्राम में बात की थी कि ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद पाकिस्तान के बारे में अमरीकी सोच में क्या तब्दीली आई है। कल जो उन्होंने कानून पेश करना था अपने असम्बली के अंदर, अपने सेनेट के अंदर, उसमें भी तरमीम कर दी गई। पहले उस कानून के अंदर पाकिस्तान के हवाले से जो है उस पर तनकीद का निशाना बनाया गया था, ऑडिट की बात की गई थी। कैमरॉन मंटर जो है अमेरिका में अमेरिका के सफ़ीर पाकिस्तान में रहे, उन्होंने ख़िताब किया और ख़ास तौर के ऊपर ये बात सामने आई। उन्होंने ये बात कही कि अब पाकिस्तान पर डू मोर का कोई दबाव नहीं है अमेरिका की जानिब से। आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात की सूरत क्या हो सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही कल खानेवाल के अंदर ज़िमनी इंतखाब है और एक बार फिर एक रवायती जो जमातें हैं अपोजिशन की वो आमने सामने हैं। इस बार जो मुस्लिम लीग नून बामुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इल्ज़ामात की जो है वो इस वक्त बारिश हो रही है एक दूसरे की तरफ से और एक दूसरे पर पैसे लेने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि पैसे फेंक कर वोट ख़रीदा जा रहा है। किसने क्या इल्ज़ाम लगाया इसकी भी बात करेंगे। साथ ही जिक्र होगा गवादर के जहाँ धरने का 31वां रोज़ है और आखिर मौलाना हदायतुर्रहमान जो हक दो गवादर तहरीक के सरबराह हैं उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही, इस पर होगी बात। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह साहब सेमिनार हुआ इस्लामाबाद में, वहाँ पे साबिक सफ़ीर अमरीकी उन्होंने ख़िताब फरमाया यहाँ पे, लेकिन जो बात कही कि भी आजकल के हालात के अंदर पाकिस्तान पर अमेरिका की जानिब से डू मोर का कोई दबाव मौजूद नहीं। कैमरॉन मंटर, चूँकि मैं उस साथ काफ़ी मुलाकातें मेरी रही हैं, जिस ज़माने में मैं यहाँ पर आर्कियोलॉजी में था तो वो इस पर वज़ीर ख़ान की मस्जिद में काम करवा रही थी, अमेरिकन एम्बेसी जी। तो कैमरॉन मंटर जो है, मैंने इसको देखा कि उसको कम से कम 8 या 9 ज़ुबानें आती हैं। 8 या 9 ज़ुबानें, जिनमें से अरबी और फ़ारसी वो ऐसे बोलता था जैसे वो बॉर्न अरबिक हो। अच्छा। और वो जो उसके अशार लिखे हुए थे सारे के सारे उसके, वो सारे के सारे उसको वैसे मतलब मीनिंग समेत समझ आता था। अच्छा। तो वो मस्जिद वज़ीर ख़ान में जब वो आता था तो ख़ास तौर पे बहुत उसको अप्रिशिएट करता। उसको फिर बाद में उन्होंने इराक़ में सफ़ीर लगाया था। तो गुज़ार बात है, इस तरह का वो तेज़ आदमी था। कैमरॉन मंटर जो है ये इस वक्त, इससे पहले आपको याद होगा कि इस वक्त एक उस लॉबी में था कि जो लॉबी चाहती थी कि अमेरिका जो है ये किसी तौर पर भी वहाँ से ना निकले और तालिबान के साथ। आपको याद होगा कि उसने बाकायदा एक मुहिम चलाई थी कि अमेरिका एक डिफीट खा रहा है और ये ज़िल्लत में डिफीट हो रही है, सब कुछ हो रही है। अब ये चूँकि अमेरिका मफाद के ऊपर चलते हैं, मुझे अच्छी बात ये लगती है कि अमेरिका का जो थिंक टैंक है ना, वो अपनी बात नहीं सोचता, अमेरिकन मफाद में सोचता। इस वक्त उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया है कि अगर हम पाकिस्तान से निकलते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम साउथ एशिया से निकल गए। फिर कौन जानता है क़यामत के नाम को कौन का। यही सोच थी 1971 में। जो पेपर्स अगर निकाले ना तो उस वक्त जो उसकी निक्सन की और उसकी किसिंजर की बातें हैं वो आती हैं, तो वो कहते ये हैं कि हमने कहा कि अगर एक दफ़ा इंडिया आ गया वेस्ट पाकिस्तान के अंदर तो फिर अमेरिका जो है इस पूरे खित्ते से आउट हो जाएगा और फिर क्रिमलन से लेके वहां तक खलीज बंगाल तक सिर्फ से रूस रह जाएगा। तो अब पाकिस्तान के बारे में वो उन्होंने जो कल बिल जो उसको हुआ है, सॉफ्ट इमेज बिल्डअप हो रहा है। पाकिस्तान इज बिकमिंग द डार्लिंग ऑफ द यूएसए, जैसे कहते हैं वो वाली सूरत यार। मेरे ख्याल रियाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, अमेरिका में सफ़ीर भी रहे हैं, इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, ये बताइएगा कि जो बदलती हुई सूरत हाल है अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमेरिका की सोच में जो तब्दीली आई है पाकिस्तान को लेकर, आप उसको क्या समझते हैं, किस तरह समझते हैं, कितनी अच्छी ये डेवलपमेंट है? देखिए, ये इस वक्त तो हालात बड़े फ्लूइड हैं। कोई क्लियर इंडिकेशन अमेरिका से नहीं आया। आपको पता है हमारे वजीर आजम तो टेलीफोन का इंतजार करते रहे बहुत अरसा, टेलीफोन तो आया नहीं। तो मकसद सिर्फ ये है कि देखिए, अमेरिका ने एक बुनियादी फैसला ये किया है कि उन्होंने हिंदुस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर तस्वर कर दिया। अब उसमें ये है कि अगर आप उनके जो मुआहदे हुए हैं, जो हिंदुस्तान और अमेरिका के फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट्स हुए हैं 4,
तो वो अमेरिका के लिए बहुत अहम है, इसलिए कि अगर अमेरिका चीन की कंटेनमेंट पॉलिसी पे अमल करता है, जिसपे वो इस वक्त अमेरिका में यानी कंप्लीट कंसेंसस है कि हमारा असल दुश्मन आइंदा इस सेंचुरी में जो होगा वो होगा चीन, और उसके बाद है रूस, उसके बाद है ईरान। ना पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इस वक्त, क्योंकि हम ये नहीं सोच पा रहे क्लियरली कि हमने क्या करना है। अब देखिए, एक जमाने में वो बैलेंसिंग एक्ट वगैरह ये चीजें होती थी, अब वो बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। वो हमें छोड़े या ना छोड़े, मेरी राय में हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, पाकिस्तान को अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि हम इस खित्ते में जो रहते हैं हम किस तरह इससे फायदा उठा सकते हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, मगर मैं तो कम से कम उसे मेरी राय तो ये है कि ये एक, जिसे कहते हैं ना, वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। किसिंगर ने एक दफा कहा था कि टू बी एन एनिमी ऑफ the United States is worse, but to be a friend of the United States is bad. I think it was the reverse. It's worse. हाँ, yes, as you said. हाँ, तो मकसद ये है कि इस वक्त हालात बड़े नेबुलस हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में तेजी आई, यानी इन द कॉन्फ्रंटेशन सेंस, कंपटीशन, देखिए इस वक्त तो 3 स्टेजेस है ना, कोऑपरेशन, कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पीछे इनकी आपस में बात हुई है शी और बाइडेन की, इसमें थोड़ा बहुत मामला संभला है, और मेरा ये ख्याल है कि आइंदा भी ये कोशिश इनकी यही होगी कि किसी ना किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा रास्कल साहब, एक छोटा सा अर्ज करूं कि इस वक्त सूरत ये निकल रही है जो कि पाकिस्तान को बीच में डाल के चीन और अमेरिका जो है किसी ना किस तरह एक कोऑपरेटिव मूड में आ जाए, जैसे वो अफगानिस्तान में था कि 90% के करीब माइंस के ठेके हुए के उनके पे थे, और अमेरिकन चीखते थे कि वी आर पेइंग फॉर द सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज कंपनीज। लगता यह है कि रिसेंट क्राइसिस में यूक्रेन जो है और रशिया जो है वो ज्यादा उनका फोर फ्रंट पे आ गया है, खास तौर पे उसकी वजह से, और जिसकी वजह से ये पाकिस्तान जो है थोड़ा सा डार्लिंग बनना शुरू हो गया हुआ है। लेकिन आप क्योंकि जाहिर बात है सीजन आदमी है, ये बताइएगा कि इस तरह की सिचुएशन में पाकिस्तान का रोल क्या एनहांस हो सकता है अमेरिका के साथ, कि जब अमेरिका चीन को एक तरफ रख के रूस के साथ और यूक्रेन में अपने अड्डे इकट्ठे करने शुरू कर दे? ऐसा मेरी राय तो ये है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो अमेरिका और चीन के दरमियान कोई रोल प्ले कर सके। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, साफ वो ये है कि हमारी उस किस्म की क्रेडिबिलिटी अब अमेरिका में नहीं है, और उसके अलावा मेरा ख्याल है कि चीन में भी कुछ थोड़ी बहुत कमी आई है। तो मेरी ये राय है कि हमारा वो रोल बनता नहीं है अभी। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसी स्टेज पे कहीं कहा था कि पाकिस्तान कोई रोल प्ले करेगा, मगर मेरी राय में जरा मुश्किल है। और देखिए, हाथियों की लड़ाई में मेरा ख्याल है कि हमें जरा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये अब वो जमाना नहीं है जो किसिंगर और निक्सन, और उस वक्त तो आपको पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां थी, ये चेयरमैन माओ और वो बड़े समझदार लोग थे, बड़ी दूर की सोचने वाले लोग थे। आइंदा इस वक्त जो लीडरशिप है वो अमेरिका में तो खास तौर पे काफी कमजोर सीन है, और वहाँ पे बहुत सख्त कंफ्यूजन है। उनके असल मसले जो हैं अमेरिका के वो इंटरनल हैं। इस वक्त वहाँ पे बहुत सख्त सिचुएशन जो है वो इंटरनली गंभीर है, और वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बाइडेन साहब की पोजीशन तो कमजोर पड़ती जा रही है। उनके साथ जो वो बेगम है, वो कमला या क्या नाम है उनका, उनकी पोजीशन भी खराब हो रही है, और यानी ये खतरा है। यानी इस वक्त जो
कहा जा सकता है। खतरा ये है कि अगली इलेक्शन में कहीं ट्रंप वापस ना आ जाए। तो ये चीजें जो हैं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, दूसरी चीज ये है कि अमेरिका और चीन में बहुत से चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हैं। ठीक है, बहुत। ये अब वो जमाना नहीं है कि वो एक तो जमाना, जिस जमाने की आप बात कर रहे थे 70s की, उस जमाने में उनकी कोई आपस में बातचीत नहीं थी। उनकी सिर्फ 2 चैनल थे, एक पोलैंड था, ये जहाँ पे इनके सफीर मिलते थे, और एक पाकिस्तान था। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसमें बहुत काम हुआ था पहले, यानी ग्राउंड वर्क जिसे कहते हैं ना, वो ग्राउंड वर्क बहुत हुआ था। उसकी मेरा ख्याल है इस वक्त हमारे पास वो यानी कि काबिलियत नहीं है, मेरा जहाँ तक मेरा अंदाजा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। रियाज सफदर साहब बड़ी तफसील से बता रहे थे। बात वही है, कुछ उन्होंने इशारा दिया कि हमारी औकात नहीं है, जो इमरान खान साहब ने ये कहा है ना कि हम चीन और अमेरिका, देखिए लेकिन एक तरफ हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो इम्पोर्टेंट है, अगर अमेरिका भी जो है एक सॉफ्ट, दोनों हमारे लिए। रियाज खोकर साहब कह रहे हैं कि असल करते हैं कि एक उनके 4 एग्रीमेंट्स हैं इंडिया के। अब इंडिया के एग्रीमेंट्स अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इंडिया की क्रेडिबिलिटी 2 वजह से खराब हुई। एक अफगानिस्तान की वजह से इंडिया की क्रेडिबिलिटी खराब हुई है, और दूसरा मैं भी ऑकस की रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि अमेरिका ये समझता है कि लड़ना सिर्फ इंडिया ने था ऑन द ग्राउंड, ना जापान ने लड़ना है, ना ऑस्ट्रेलिया ने लड़ना है, ना किसी और ने। अमेरिका ने भी समुद्रों में रहना है, तो वो तो मसला हो जाएगा, तो ये लड़ नहीं सकेंगे। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, इसीलिए आपको बताया ना कि अभी जो प्रेसिडेंट जी गए हुए थे अमेरिका में जाके, तो उन्होंने बाकायदा मुलाकात की है। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि वो ज़माना गुजर गया कि जब हम किसिंजर को छुपा के एक जहाज़ के अंदर मौदतुंग से मिलाने ले गए थे, और किसिंजर ने आके बताया भी नहीं था, और फरवरी में अचानक जाकर निक्सन जाकर उससे मिल आया था। वो ज़माने गुजर गए। अब वो जाहिर बात है 70% मामला और है अब पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अमेरिका को ख्वाब तो नहीं आना ना कि अचानक वो खड़े होकर वहां पर पाकिस्तान के साथ सारे इल्जाम ड्रॉप कर दे। एक ज़माना था कि उसके अंदर लिखा हुआ था कि जिस एस्टॉनिशिंग जो विक्ट्री है अफगानिस्तान में तालिबान की, ये पाकिस्तान की वजह से है। और 22 साल का हिसाब लेंगे कि कौन पनाह देता रहा, कौन पैसे देता रहा, ये तो बहुत लंबी चौड़ी बड़े खौफनाक किस्म पाबंदियों की सिफारिश की गई थी उसके नतीजे में, अचानक सारा कुछ खत्म हो जाए। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है, और उसकी मैं आज वो शायद वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना में दूर हो चुके हैं। उनका इस वक्त लड़ाई का फोकस बन गया हुआ यूरोप, क्योंकि यूरोप में 2 चीजें बताऊं। अगर आज रूस जो है किसी न किसी से नाराज हो जाए, तो यूरोप के चूल्हे बनना बंद हो जाएंगे, क्योंकि सारी गैस यूरोप से आती है। यूरोप का जो 50% पेट्रोल है वो रूस सप्लाई करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है, यूक्रेन और रूस में जो मामला चल रहा है और क्या बिल्डअप हो रहा है। मेरा ख्याल है कल पे हम इस पे, लेकिन कल तो हम सकूत ढाका के ऊपर करेंगे। बड़ा तफसीली मौजू है, किसी आइंदा प्रोग्राम पे इस पे बात करेंगे। यहाँ ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र होगा कुछ सियासत का। सियासी जमात है जो सिर्फ पैसे लेके आ गई है, जिसके पास बताने को कुछ नहीं है। उन्होंने वोटों की खरीदारी अरूज पर की और खुलेआम की, इससे कोई किसी को इनकार नहीं है। शहर में आप किसी खातून को पूछें जो बाहर लाइनें लगी हुई हैं, वो कहते जी हमें बुलाया गया कि जी 2000 रुपए आपको देंगे, आप अपना ID कार्ड दें, कुरान पे हाथ रखें। उनसे मेरी गुजारिश है, इस मकरूह धंधे में मुकद्दस किताबों को मत लेकर आएं, सियासत को सियासत रहने दें। और ये लाहौर में इन्होंने मकरूह धंधा किया, हमने बर्दाश्त किया। अगर हर जगह जाएंगे ब्रीफकेस लेकर वहां पे नोटों के वहां पे अंबार लगा देंगे, तो ये सियासत नहीं माजरत के साथ। ये आपने कोई और जी नाज़रीन, अता तारड़ साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, बड़े वोकल हैं, खुलकर बोलते हैं, और आज उन्होंने पीपल्स पार्टी पर जितने इल्ज़ामात लगाए आपने सुन लिए हैं। इससे पहले ये बड़ी देर बाद ये रंग नज़र आ रहा है, मुस्लिम लीग नून वर्सेस पीपल्स पार्टी। पंजाब की सियासत में ये रंग हमें नज़र नहीं आता था, लेकिन लाहौर में जो ज़िमनी इंतखाब हुआ NA 133 का, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल साहब ने बड़े वोट लिए जो कि तवक्कुआत से बढ़कर थे। वहाँ भी नून लीग ने ये इल्ज़ाम लगाया कि पैसा चला है। और अब एक बार खानेवाल में जो सूबाई असम्बली के हल्के में इंतखाब हो रहा है निशात डाहा साहब के, उसमें भी ये इल्ज़ाम लग रहा है। और इस तमाम इल्ज़ामात की हकीकत जानते हैं कि वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैसे देकर वोट ले रही है, या खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन एकदम इतना एक्टिव हो गया है कि जो बॉक्स हैं वो भरने शुरू हो गए हैं। चौधरी मंजूर साहब हैं, बड़े पुराने सियासी कारकुन हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम।
तो ऐसा वाकई पैसे दे के वोट ले रहे हैं आप, ये क्या इल्जाम लगा रही है नून लीग? और दूसरा चॉइस साहब मसला यह है कि एक जमाने में आप इल्जाम लगाया करते थे सरमायादार पैसे लेते हैं और ये कर देते हैं, अब उल्टा आप पे ये बात शुरू हो गई। ये अलमिया है। देखिए, मैं एक सियासी कारकुन हूँ और एक लंबी जिदोजहद की है बतौर एक सियासी कारकुन के। सियासत में बाज़ औक़ात आपके लिए जगह बनती, ठीक, एक तरफ तो पीटीआई एक्सपोज हो रही और बल्कि हो चुकी है बहुत बुरी तरह। जो लोगों के हालात हैं, लोग गोलियां उठा उठा कर बददुआएं दे रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून भी जो अंदर उनके कॉन्फ्लिक्ट है उसमें फंसी हुई है। आप देखें, अगर शाहिद खान अब्बासी कह देते हैं कि शहबाज शरीफ हमारा वजीर आजम, तो अगले ही लम्हे मोहम्मद जुबैर आ जाते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये उनका ज़ाती ख्याल हो सकता है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी कई बार रिवाइव किया, ये कोई पहली बार तो नहीं है। भुट्टो साहब के बाद कहा गया कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है, पीपल्स पार्टी ने फिर रिवाइव किया। फिर 90 में कहा गया कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, हमने 93 में रिवाइव किया। फिर 97 में तो और ये सब आपसे ज्यादा कौन जान सकता है कि सिर्फ 14 सीटें रह गई थी, पंजाब से एक सीट भी नहीं मिली। तो हमने 2002 में फिर वापस रिवाइव किया। ठीक। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये बगैर सोचे समझे, अब इल्जाम कौन लगा रहा है? जो मूजद है इस सारे चीज के। सही बात। मतलब 85 से पहले कभी किसी ने सुना था कि इलेक्शनों में पैसे भी चलते हैं इस तरह से? अब यहाँ पे भी लाहौर के इलेक्शन में कौन सी यूनियन काउंसिल है जहाँ पे इन्होंने खुद पैसे नहीं दिए? कौन सी जगह है, कौन सा हल्का है और कौन सा इलेक्शन है जहाँ पे पैसे? मुझे बता दें। मेरा हल्का ले लें कसूर वाला, वहाँ पे क्या होता है? जाएं किसी अपने कैमरामैन को भेजें और सड़कों से लोगों को पूछे कि वो क्या करते हैं, कितने कितने करोड़ रुपया इलेक्शन में बराह रास्त वोट परचेज करते हैं। बजाय इसके कि आप एक पॉलिटिकल फाइट करें। मुझे नहीं समझ आ रही कि तारक साहब क्यों ऐसा, मतलब इस तरह से जिस तरह से वो गए हैं उधर। हम भी पॉलिटिक्स करते हैं, हम जब जुलूस होते हैं हम अपने मुखालफीन के घरों को अवॉइड करते हैं कि चलो हम नहीं तो कोई हमारा बंदा ही शरारत करते हैं, और ये खुद जा जाकर लड़ाइयों। तो साहब आप अच्छे खासे सीजन्ड आदमी हैं, मतलब बहुत कम इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे हैं कि जो नजरियाती तौर पे कारकुन हैं और जिन्होंने नजरियाती फाइट की है। मैं एक ऑब्जर्वर के तौर पर एक जब वहाँ टाइट फाइट हो वहाँ कहीं पैसा काम कर भी जाता है, लेकिन जहाँ बिल्कुल ऐसी सूरत हाल ना हो, ना तो आप पूरे के पूरे एक हजूम को खरीद सकते हैं ना कर सकते हैं, उसके बावजूद इस तरह की गुफ्तगू को बीच में लाना, इसका मुझे मकसद समझ नहीं आता कि ये क्या है। मैं सिर्फ एक बात गुजारिश करूंगा। अब इनका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो समझते हैं कि मुस्लिम जो पीटीआई है वो पूरी तरह एक्सपोज होगी। अब पीपल्स पार्टी का रिवाइवल अगर होगा तो वो सीटें लेगी पंजाब में। तो उनको बिल्कुल अभी से ही देखें, मैं खुद उस इलेक्शन में रहा हूँ, मेरे कसूर से वो नजदीक, आप भी जानते हैं, चुंगी, कैंची, ग्रीन टाउन टाउनशिप, ये जो कसूर से उठकर लाहौर आते हैं जो भी लोग, वो इन इलाकों में बसते हैं ताकि कसूर जाना आसान हो। मैं उसमें रहा हूँ, हमने सैकड़ों वहाँ पे कॉर्नर मीटिंग की हैं, पीसीओ जलसे किए हैं, डोर टू डोर कैंपेन की मैंने खुद की है। और फिर अगर आप ये बातें करेंगे, इस किस्म की बातें, और ये तो लोगों को घरों में बुलाकर वोट मांग रहे थे। हमजा शहबाज यूनियन काउंसिल की मीटिंग, ये तो आखिरी 10 दिन भागे हैं। ये जो हमने कैंपेन की है, राजा परवेज अशरफ ने की है, हमने की है, कायरा साहब ने, नेम एनी वन ऑफ द पार्टी, कोई आप नाम ले कि पंजाब में से फलां बंदा है जो जिसने आकर कैंपेन नहीं। बिल्कुल चोई साहब, एक ख्याल ये किया जाता है कि पीपल्स पार्टी का जो रवायती कारकुन था वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ जो है वो उसने अपना झुकाव दिखाया और गुज़िश्ता इलेक्शन के अंदर। और क्या आप समझते हैं कि जो हालात इस 3-3.25 साल में हुए हैं, पीपल्स पार्टी का वो पुराना कारकुन वापस पार्टी की तरफ आ रहा है? ये देखिए ना, मैं जो बिलावल साहब अभी आए हैं वो मुख्तलिफ मीटिंग करते रहे। एक मीटिंग थी जो नए शामिल हुए हैं इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी में, कोई 350 लोग थे। अच्छा, उनमें से 300 लोग वो थे जो पीटीआई में गए थे या पीटीआई के लोग थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है। बाकी 50 होंगे जो नून लीग से या जमात इस्लामी का एक काउंसलर आया या बाकी लोग आए, बाकी जमातों से आए, तो 300 के करीब पीटीआई के में जो गए थे। तो हम भी देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि कहाँ पे हमने फोकस करना है, और उसके मुताबिक हम अपनी स्ट्रेटेजी और एक अमली कर रहे हैं
इससे हमारे कारकुनों को भी हौसला मिला है। अगर चलो फर्ज कर ले, इनका आर्गूमेंट 1 मिनट के लिए मान लेते कि पीपल्स पार्टी ने वोट खरीदे, अगर पीपल्स पार्टी ने 30,000 वोट खरीदे तो 20,000 और खरीद लेती, फिर क्या हो जाना, फिर हम जीत जाते ना। फिर जीत जाते कोई हैं। वोट खरीदता है, जो वॉरिया मकबूल जान साहब ने कहा, वो फिर हारने के लिए नहीं खरीदता, वो तो फिर जीतने के लिए खरीदता है। सही है। और वैसे भी सर सब पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर नामुमकिनात में से होता है, दुनिया पूरे में कहीं नहीं। ये तो हमेशा एक डिफीटस्ट मेंटालिटी होती है कि पैसा चला और ये हो गया वो गया। अच्छा, एक और फैक्टर, चूंकि आप इस इलेक्शन में हैं, अगरचे कि आजकल वो खासा तरीके लबैक जो है उसके अंदर वो जैसे क्लाउड्स में है इस हालात की वजह से, तो नून लीग का वर्कर वहां भी तो टूटा है, तो एक उनके लिए ये भी तो मसला है। नहीं, मेरा तजिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, देखिए, ये जो तहरीक लबैक है, ये नून लीग ने खुद बनाई थी अगेंस्ट द ताहिरुल कादरी, एक उसी स्कूल ऑफ थॉट से। अच्छा, आपको पता है इनको जो हाइप मिली, वो मिली वो कादरी साहब का जो जनाजा था, ठीक है जी, तहरीक लबैक को। तो ये सारी की सारी बैकिंग थी। मैं उससे नहीं जाना चाहता कि उसको क्यों स्क्वाड में रखा गया, जबकि लिखा हुआ था कि इनको स्क्वाड में नहीं रखना, इनके बहुत शिद्दत पसंद मजहबी जज्बात हैं, या फिर कैसे गया, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। उसमें कुछ पुलिस वालों ने उसकी जो इन्वेस्टिगेशन की थी, उन्होंने भी मुझे कुछ हकायक बताए जो कि मैं उसमें, लेकिन एक्चुअली तो इन्होंने खुद बनाई एक बंदे के आगे। अब ये नेचुरल है, आप जिसको खड़ा करेंगे वो अल्टीमेटली आपके गले पड़ेगा, आपके गले पड़ेगा। तो वो यही होता रहा पाकिस्तान के अंदर। बहरहाल जी, अब कल इलेक्शन है, कल देखते हैं क्या फैसला होता है, जो इल्ज़ामात की सियासत कहाँ से चलती है, और जो इल्ज़ामात हैं, एक पर्चा भी हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पर हमले का अता तारड़ के खिलाफ, और बाकी जो साबिक एमएनएज हैं, और मामला तो अब रवायती सियासत दोनों की वापस आती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब अब टाइम देने का। वो 80s के अंदर 90s के अंदर जो मामला था कि अभी तो जो हमने गुज़िश्ता इलेक्शन देखे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून पंजाब में आमने सामने थी, लेकिन और बड़े अरसे के बाद जरा सा वोट क्या मिले हैं, और जरदारी साहब का लहजा बदल गया, बिल्कुल लहजा बदल गया, और उन्होंने जश्न मनाया कि जी हमने लाहौर के अंदर जो है वो बड़ी कामयाबी ली है। और बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नून लीग के खिलाफ जो पाकिस्तान नून लीग के खिलाफ बयानी है, बिल्कुल। और पाकिस्तान के जो पीपल्स पार्टी का कारकुन है वो भी जिंदा हुआ है, एक्टिवेट हुआ है। तो चलिए नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और फिर जिक्र करेंगे हक दो ग्वादर तहरीक का, कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नोटिस के बावजूद मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हो रहे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हक दो ग्वादर तहरीक का आज 31वां रोज़ है, उनके धरने का वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब नोटिस भी ले चुके, रैलियाँ बहुत बड़ी निकली, लेकिन अमलन सूरत हाल है क्या मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हो रहे, वजह क्या है। और ये सब इतना बड़ा एहतजाज, इतना शोर, इतने प्रोग्रामात के अंदर आवाज़ उठाई जाती रही है, लेकिन मामला ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, हल क्यों नहीं हो रहा, रूट काज क्या है। दो बुनियादी तौर पर माशी जो है ना उनकी हब हैं, अपना इसके तुर्बत के, गवादर के, पसनी के, जीवनी के, उशाब के और पंजकूर के। सही। पसनी, जीवानी और उड़माड़ा और गवादर, ये हैं सारे फिशरमैन्स के इलाके। ये एक तवील अरसे से इनकी बोट्स छोटी छोटी होती हैं, वो बोट्स वहाँ से मछली पकड़ के लाती हैं और मकड़ी पकड़ के ला के फिर आगे उसको सप्लाई करती हैं। ये कुछ ज़्यादा लेवल की नहीं थी, सदियों से ये लोग जैसे दुनिया पूरी में होता है करते आए थे। 1987 तक 3 नॉटिकल किलोमीटर्स तक, नॉटिकल माइल्स तक ये जाते थे और इनकी तादाद रखी हुई थी। और यहाँ पर होता था जो बाकी जगह था कराची की फिश, वो बिल्कुल और तरह की समुद्र में पकड़ी जाती। इस वक्त 3 बेसिकली एरियाज हैं समुद्र के अंदर। सही। पहला एरिया है, ये 1987 के बाद हुआ, क्योंकि बलूचिस्तान ने अपनी जो तादाद है ना, अपना जो एरिया, वो 12 किलोमीटर तक बढ़ा दिया। ठीक है। अब पाकिस्तान ने भी इसके साथ ही मिलकर 3 एरिया में तकसीम कर दिया। नंबर 1, 12 नॉटिकल माइल्स जो है एक है, इसके लाइसेंस देता है सिंध और बलूचिस्तान।
उसके बाद है 12 to 20 नॉटिकल माइल, ये सेकंड एरिया है। इसका लाइसेंस देती है फेडरल गवर्नमेंट, और बियॉन्ड 220 ऑनवर्ड जो है इसका जो इंटरनेशनल वाटर जिसको कहते हैं, इसका लाइसेंस देती है फेडरल गवर्नमेंट। ये दो का लाइसेंस फेडरल गवर्नमेंट देती है। $4,000 इस वक्त रजिस्टर्ड हैं पूरे पाकिस्तान में। होता क्या है? होता यह है कि ये 3 किलोमीटर वाले लोग जो हैं ये तो वहां जाते हैं और ये अपनी फिश पकड़ के ले आते हैं, लेकिन आगे नहीं जा सकते। आगे 12 किलोमीटर में ट्रॉलर में जाना होता है। ये छोटी कश्तियां इस वजह से, ये छोटी कश्ती ज्यादा जाने, अगर समुद्र बहुत तूफान आ जाता है, बहुत जैसे कहते हैं स्टॉमी हो जाता है, तो 2 महीने फिश और झींगा वगैरह पकड़ना बंद होता है। उसके बाद होता यह है कि झींगा आ जाता है बलूचिस्तान की तरफ, कराची से निकल जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो अपने अपने अंडे वो कहीं देने होते हैं, वहीं से निकल के इस तरफ आता है। दूसरा वो चले जाता है पोर्ट कासम की तरफ, दूसरी तरफ। पोर्ट कासम की तरफ नॉर्मली पाकिस्तान के ट्रॉलर इसलिए नहीं जाते कि आगे बॉम्बे वाटर शुरू हो जाता है, तो फिर उसके बाद खतरा होता है कि हमारे माईगीर वो ना पकड़ लें, जैसे वो हमारे पकड़ लेते हैं, हमारे उनके पकड़ लेते हैं। इसलिए वो लोग जो थे वो हमेशा से कई अरसे से वो आते थे यहाँ पर बलूचिस्तान, और चूंकि 3 किलोमीटर तक होता था तो 3 किलोमीटर तक तो रहता था। लेकिन जब से 12 किलोमीटर किया तो 12 किलोमीटर के बाद जो सी इतना रफ हो जाता है कि वहां पर काम चलना मुश्किल हो जाता है। उसमें होता यह था कि बलूचिस्तान की हुकूमत जो थी, फिशरीज डिपार्टमेंट, ये एनओसी जारी किया करता था। अब ये हिदायतुर रहमान साहब को भी पता है कि एनओसी कैसे जारी होता था। लियारी के अंदर 4 लोग बैठे होते थे, और जो तरह हमारे करप्शन मौजूद है, इतने पैसे दो तो ट्रॉलर का लाइसेंस ले लो। अब ये ट्रॉलर के लाइसेंस होल्डर जो थे ये पूरे पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट भी देती थी, ये भी देती थी, और वो ये काम वहां करते रहते थे। रीजन फिनोमेना ये हुआ है कि जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल सी है बियॉन्ड 20, उसमें चाइनीज ट्रॉलर जो थे उन्होंने आना शुरू किया। फेडरल गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने तो किसी को लाइसेंस दिया, लेकिन वो कहते हैं, पूरी दुनिया की खबरें ये हैं कि चाइनीज जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के फिश के ऊपर चाइनीज की नजर है। अच्छा, उसमें होता यह है कि जो बड़ा ट्रॉलर ये करता है कि वो जिंदा मछली पकड़ लेता है और ज्यादा सी डेड होते डेड को वापस कर देता है। अब गवादर के लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट तो हो नहीं रही, क्योंकि जिस वक्त ये प्लान बना था, मैं उस प्लान के अंदर मौजूद था। उस प्लानिंग के अंदर प्लान ये था कि वहां जो भी फैक्ट्री लगेगी, बलूचिस्तान के लोगों के लिए ट्रेनिंग की एक फैसिलिटी दी जाएगी, ताकि वो आम जॉब छोड़ के एक टेक्निकल ट्रेनिंग, जैसे टेफ्टा है, जैसे डेफटेक है, कि उसने अगर कोई और फैक्ट्री उसकी ट्रेनिंग ले, ताकि वो उनको अच्छी इंप्लॉयमेंट मिल सके। लेकिन वो तो उन्होंने नहीं लगाई। इन्होंने तो सारे का सारा हुआ है कि जिस दिन ये शुरू हुआ है, 92 के श्रृंगार स्कीम हुआ है, पाकिस्तान का हर प्रॉपर्टी डीलर वहां पहुंच गया और उसने वहां जो भी जमीन जैसे जैसे खरीदना शुरू की वो शुरू कर दी। इसका जब उनके साथ लड़ाई हुई तो फिर पाकिस्तान की कॉम्पर्स पार्टियां आ गई। अब वहां पर जो फिशरीज का इंचार्ज वहां पर बैठा हुआ है वो है बात है बाप का, या होता है नक्सल मैंगल का, या वो नहीं चाहता कि ये ट्रॉलर जो है इससे डायरेक्टली डील वो हम दें। अब ट्रॉलर बंद होंगे तो वो भत्ता बंद होगा, भत्ता बंद होगा, ये है बेसिक कमाई बंद हो रही है बहुत सारे लोग। अच्छा, वो कहते हैं जी ये कहते हैं हमारे साथ डील करो, ट्रॉलर का लाइसेंस जब ग्वादर से दिया जाए तो ग्वादर से दे दो, लेकिन ग्वादर से दे तो फिर पूरा का आपको सीन चेंज करना पड़ेगा, फिर पसनी वाले भी मांगेंगे, फिर अरमाड़ा वाले के भी मांगेंगे, फिर ज्यूनी वाले भी मांगेंगे। ये ऐसा इशू है कि जिस इशू के अंदर मुझे कुछ रिसेंट फ्यूचर में नजर नहीं आता ये मामला हल हो, इसलिए कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो चाइना के साथ एग्रीमेंट कर चुकी है बियॉन्ड 20 के बाद। 12 वाले इतने बड़े बड़े लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। उस्मान साहब, कभी आप उनकी वर्थ देख लें, उनकी कोठियां देख लें डिफेंस के अंदर, कराची के अंदर या बाकी जगहों के अंदर, तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो कैसे कैसे लोग हैं जिसके अंदर $45 मिलियन की आपकी ट्रेड है। अच्छा, तो उसके मुकाबले में हिदायतुर रहमान बेचारा खड़ा हो गया, ठीक है, उसने बंदे भी इकट्ठे कर लिए। अब ये इशू ऐसा है कि मुझे नहीं लगता, लेकिन बातचीत के बगैर तो हल होगा, कुछ ना कुछ ले दे होगी और कहीं ना कहीं बात। मुज़ाकरात में तो ऐसे ही होता है ना कि एक कदम पीछे हटना पड़ता है, कोई एक कदम आगे। ये बेसिकली हमारे यहाँ सीरियस डिस्कशन नहीं होती। मैं चाहता हूँ इस पे सीरियस डिस्कशन नहीं करते। अब गवादर के लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट तो हो नहीं रही, क्योंकि जिस वक्त ये प्लान बना था, मैं उस प्लान के अंदर मौजूद था। उस प्लानिंग के अंदर प्लान ये था कि वहां जो भी फैक्ट्री लगेगी, बलूचिस्तान के लोगों के लिए ट्रेनिंग की एक फैसिलिटी दी जाएगी, ताकि वो आम जॉब छोड़ के एक टेक्निकल ट्रेनिंग, जैसे टेफ्टा है, जैसे डेफटेक है, कि उसने अगर कोई और फैक्ट्री उसकी ट्रेनिंग ले, ताकि वो उनको अच्छी इंप्लॉयमेंट मिल सके। लेकिन वो तो उन्होंने नहीं लगाई।
इन्होंने तो सारे का सारा हुआ है कि जिस दिन ये शुरू हुआ है 92 के श्रृंगार स्कीम हुआ है, पाकिस्तान का हर प्रॉपर्टी डीलर वहां पहुंच गया और उसने वहां जो भी जमीन जैसे जैसे खरीदना शुरू की वो शुरू कर दी। इसका जब उनके साथ लड़ाई हुई तो फिर पाकिस्तान की कॉम्पर्स पार्टियां आ गई। अब वहां पर जो फिशरीज का इंचार्ज वहां पर बैठा हुआ है वो है बात है बाप का या होता है नक्सल मैंगल का, या वो नहीं चाहता कि ये ट्रॉलर जो है इससे डायरेक्टली डील वो हम दें उस अब ट्रॉलर बंद होंगे तो वो भत्ता बंद होगा। ये है बेसिक कमाई बंद हो रही है बहुत सारे लोग। अच्छा, वो कहते हैं जी ये कहते हैं हमारे साथ डील करो, ट्रॉलर का लाइसेंस जब ग्वादर से दिया जाए तो ग्वादर से दे दो, लेकिन ग्वादर से दे तो फिर पूरा का आपको सीन चेंज करना पड़ेगा, फिर पसनी वाले भी मांगेंगे, फिर अरमाड़ा वाले के भी मांगेंगे, फिर ज्यूनी वाले भी मांगेंगे। ये ऐसा इशू है कि जिस इशू के अंदर मुझे कुछ रिसेंट फ्यूचर में नजर नहीं आता ये मामला हल हो, इसलिए कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो चाइना के साथ एग्रीमेंट कर चुकी है बियॉन्ड 20 के बाद। 12 वाले इतने बड़े बड़े लोग उसके अंदर इन्वॉल्व में। उस्मान साहब कभी आप उनकी वर्थ देख लें, उनकी कोठियां देख लें डिफेंस के अंदर, कराची के अंदर या बाकी जगहों के अंदर, तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो कैसे कैसे लोग हैं जिसके अंदर $45 मिलियन की आपकी ट्रेड है। अच्छा, तो उसके मुकाबले में हिदायत रहमान बेचारा खड़ा हो गया, ठीक है, उसने बंदे भी इकट्ठे कर लिए। अब ये इशू ऐसा है कि मुझे लगता है लेकिन बातचीत के बगैर तो हल होगा बातचीत ही होनी कुछ ना कुछ ले दे होगी और कहीं ना कहीं बात मुज़ाकरात में तो ऐसा ही होता है ना कि एक कदम पीछे हटना पड़ता है, कोई एक कदम आगे ये बेसिकली हमारे यहाँ सीरियस डिस्कशन नहीं होती। मैं चाहता हूँ इस पे सीरियस डिस्कशन हो। चले जी नाज़रीन, प्रोग्राम का यहाँ वक्त खत्म होता है। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।